नमस्कार, मैं शशांक तिवारी। आज इंडियन ज्योग्राफी में आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या इंडिया की प्राकृतिक वनस्पतियां या इंडिया के प्राकृतिक फॉरेस्ट जो नेशनल फॉरेस्ट्री रीजन जो है, जो बायोम के एरियाज है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अगर पढ़ेंगे या वनों के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया में, हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में बड़ी कुछ खास बातें हैं। जैसे हमारे इंडिया का क्लाइमेटिक रीजन जो है ना, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पाए जाते हैं इंडिया में। वैसे ओवरऑल तो देखा जाए तो ह्यूमिड है, लेकिन वैसे भारत के क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए अलग अलग रीजन में भारत में अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है ना। ऊपर ठंडा है, दक्षिण में बहुत गर्म है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड बहुत सारी बारिश है, वेस्टर्न कोस्ट पर बहुत सारी बारिश है, नॉर्थ में पता चला बारिश ही नहीं होती। तो ये जो चीजें हैं, इसलिए इंडिया में रीजन के आधार पर क्लाइमेट के बहुत सारे प्रकार हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है इंडिया में, जिसकी वजह से भारत में अलग अलग प्रकार की मृदा भी है। मृदा मतलब अलग अलग प्रकार के सॉइल्स के। तो भारत में अलग अलग प्रकार के सॉइल्स, तो क्यों? क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट, और भारत में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट अलग अलग प्रकार के रीजन से पाया जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की मृदा है, अलग अलग क्षेत्रों में है। तो फिर फॉरेस्ट के भी हमारे पास टाइप्स। समझ में आया? तो फॉरेस्ट जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों में पढ़ते हैं। भारत अत्यधिक विविधतापूर्ण जलवायु एवं मृदा का देश है। मैंने अभी बताया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट है, जिसकी वजह से मृदा के प्रकार भी अलग अलग है। इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर, उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर टुंड्रा फॉरेस्ट, मतलब की जो ऊपर का इलाका जो है रशियन इलाका, उस प्रकार के फॉरेस्ट भी, कोनिकल फॉरेस्ट हमारे यहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो वो वाला पेड़ होता है जिसको बोलते हैं हम क्रिसमस ट्री, तो वो टुंड्रा प्रदेशों में ही पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं हम। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट है, और अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट की वजह से अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं। समझ में आया? तो ये होगा भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है, तो इतना ध्यान रखना, अपने इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन ज्यादा है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ज्यादा है। आपने वाहिदा पेडियो में भी पढ़ा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, जो हम आते हैं, हम सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। हम लोग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 या 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में आते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम ट्रॉपिकल रीजन में हैं, तो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाएंगे। तो जनरली अगर हम बात करें इसकी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की, तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की जो टाइप्स हैं, वो अगर देखे जाए तो हम ज्यादातर जो पढ़ेंगे वो होंगे ट्रॉपिकल। ठीक है, बाकी जो जितने भी होंगे मैं आपको बताता जाता हूं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं इसका। तो ओवरव्यू में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनको हिंदी में कहते हैं सदा हरित वन। समझ में आया? तो उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, या इनको हम हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन। सदा हरित, सदा मतलब एवर, हरित मतलब ग्रीन। समझ में आया? तो सदा हरित। तो शुरुआत यहां से होती है। उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास आता है ट्रॉपिकल। हमारे पास आते हैं ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब आर्द्र। ह्यूमिड का मतलब क्या हो गया? आर्द्र। ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन, या इनको हिंदी में हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। समझ में आया? हिंदी में इनको ऐसे बोलते हैं। ठीक, ये एक प्रकार हो गया। कुछ नहीं, इन दोनों में अगर फर्क देखा जाए ना, तो फर्क रीजन का फर्क है और वर्षा होने का फर्क है। तो एक बात याद रखना, सदा हरित का मतलब क्या होगा? एवरग्रीन हो गया। एवरग्रीन कोई भी इलाका कब होगा? जब वहां पर अच्छी खासी बारिश होती होगी। तो 300 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां बारिश होती है भारत में क्षेत्रों में, उनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 300 लगभग
100 मीटर से लेकर या 200 मीटर से लेकर 300 मीटर के बीच में जो वर्षा होती है, तो वो इलाकों को हम बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन। यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होगी, इनको हम बोलते हैं 300 सेंटीमीटर से ज्यादा इलाके की जो वर्षा वाले इलाके होते हैं वो होते हैं। 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर की जो इलाके होते हैं वो ये होते हैं। तो जनरली क्या है, वर्षा का जो स्तर है वो देखा जाता है। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल, शुष्क, शुष्क मतलब ड्राई, शुष्क मतलब क्या हो गया, ड्राई। तो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में आ गए, इसका मतलब यहाँ पर वर्षा का स्तर क्या है, कम है। तो ऐसे करके हम विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ते जाएंगे, जैसे कटीले वन भी होते हैं या पर्वतीय वन भी होते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है पर्वतों की, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे पेड़ों की जो हाइट है वो घटती जाती है, छोटे होते जाते हैं। पेड़ हो या आदमी, पर्वतीय क्षेत्र में आदमी भी छोटे होते हैं और पेड़ भी छोटे होते हैं, कोनिकल पेड़ हो जाते हैं। ऐसे करके हम विभिन्न इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स पे। तो हमारा पहला टाइप होगा क्या, पहला टाइप होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या उसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। सदाहरित का मतलब जो एवरग्रीन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इनके बारे में हम लोग पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 1, भारत के वो क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले जो स्थान है उनको हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये देश में अगर देखा जाए तो इंडिया में ये इलाके हैं सह्याद्री में। अब ये फायदा आपको है, फायदा क्या है कि जैसे मैं सह्याद्री पढ़ा रहा हूं तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपने माउंटेन्स पढ़ लिए, तो पश्चिमी तट पे सह्याद्री है ना, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ है। तो जो सह्याद्री का नॉर्दर्न रीजन है, सह्याद्री का जो नॉर्दर्न रीजन है, ये रीजन एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। और आप लोगों को हमने मानसून में पढ़ा हुआ है। मानसून में क्या होता है, जो गर्मी वाला मानसून है यानी साउथ वेस्टर्न मानसून, या हम उसको बोलते हैं क्या, समर मानसून। तो समर मानसून वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर बहुत अधिक वर्षा करता है ना। पश्चिमी तटीय राज्यों को उतनी वर्षा नहीं करता, लेकिन पश्चिमी तट पर बहुत वर्षा करता है। यही कारण है कि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत में ये रीजन अगर देखे जाए तो ये सह्याद्री के रीजन होगा, वो भी कौन सा सह्याद्री, नॉर्थ का मतलब गुजरात और महाराष्ट्र का रीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर यहां देखे जाए तो यहाँ जनरली जो पेड़ होते हैं जिनकी हाइट अगर देखी जाए तो सामान्यतः 60 मीटर से अधिक हाइट वाले पेड़ यहाँ अमूमन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जनरली उनको पानी मिल रहा है तो उनका ग्रोथ होता जा रहा है, और ग्रोथ होता जा रहा है तो आगे बढ़ता जा रहा है। और जनरली ये खत्म भी नहीं होते, सालों साल लगे रहते हैं। मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था सह्याद्री के बारे में, कहते हैं सह्याद्री के वन पुराने हैं और सह्याद्री का जो पर्वत है वो नया है। इसका मतलब सह्याद्री में पहले वन था, फिर वन के साथ साथ नीचे से ऊपर की ओर वो उठाया। इसका मतलब क्या है, सह्याद्री का जो पर्वत है वो नया है, जो पेड़ है वो पुराने हैं। क्यों पुराने हैं, क्योंकि वहां पर कैसा फॉरेस्ट रीजन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन। समझ में आया, तो बात समझ में आ गई आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो सह्याद्री है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया जाता है। समझ में आया। तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले इलाके हो गए, सह्याद्री की रेंज इसमें आ गई। और मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार सुने हैं, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप का जो इलाका है, ये जो आइलैंड्स है इंडिया के, ये आइलैंड में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट लक्षद्वीप का तो मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप का 95% जो फॉरेस्ट्री रीजन है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जनरली इसमें बांस वगैरह ज्यादा आता है, ठीक है, और बांस है, रबर है और मसाले हैं। इसके साथ साथ ये साउथ इंडियन रेंज में भी पाए जाते हैं। साउथ इंडियन रेंज में अगर देख लें तो नीलगिरी का रेंज देखा है, नीलगिरी इज फेमस फॉर मसाला, मसाला मतलब स्पाइसेस। और आपको पता है नीलगिरी, डोडा बेट्टा, अन्नामलाई, अन्नाईमोड़ी, कार्डमम की पहाड़ियां, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कार्डमम का मतलब इलायची होता है, ठीक है, जो कि मसाले में आ गया।
तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। सह्याद्री के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अब आपको वो चीजें दिखती होगी है ना, अगर मैं आपको मैप ना भी दिखाऊं तो सह्याद्री आपका दिमाग स्ट्राइक करगा, अरे सह्याद्री, सर ने वेस्टर्न कोस्ट की बात करी है ना। खुद सोचो, अगर हम सह्याद्री ना बढ़ाया होता या आपने ना बताया होता तो आप क्या करते? आप रटते, सह्याद्री बोला ठीक है, सह्याद्री सह्याद्री सह्याद्री, ऐसा नहीं है। सह्याद्री बोला है इसका मतलब कौन सा तट है? पश्चिमी तट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अमूमन 60 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार आपको पता है किधर है? पूरब में है। और लक्षद्वीप किधर है? पश्चिम में, केरल का पड़ोसी है। यहाँ पर मैक्सिमम साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में जैसे ही हमने साउथ इंडिया लिखा है वैसे आपके दिमाग में आ गया होगा कि साउथ इंडिया बोला तो पक्का नीलगिरी होगा। और अगर हमने नीलगिरी बोला है तो आप समझ गए होंगे कि नीलगिरी, डोडा बेट्टा, अन्नामलाई, अन्नाईमुड़ी के जो क्षेत्र हैं यहाँ सबसे ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है, जहां पर मसाला वगैरह काफी होता है। क्योंकि वर्षा वन वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र है तो ऑब्वियसली यहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है, ठीक है। और सह्याद्री में जो वन है आपको पता है, सह्याद्री के वनों को शोला वन भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। इनका एक और नाम है, इनको शोला वन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें सबसे ज्यादा रबर के साथ साथ साउथ इंडिया में मसाला, इसके साथ साथ बांस का उत्पादन काफी होता है। और बांस में प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है, आपको पता है कि नहीं? हाँ, एक चीज और बताना मैं भूल गया आपको, ध्यान रखिएगा, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रचुर मात्रा में पानी है, वर्षा काफी होती है। जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, असम है, वर्षा बहुत होती है। और मणिपुर में बांस का उत्पादन बहुत होता है, इसका मतलब वो गाय में आ गया, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में। समझ में आया? तो ये हो गया जनरली एवरग्रीन फॉरेस्ट। बात समझ में आ गई? चल अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन, तो क्या है ये? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने बताया मुख्य प्रदेश सह्याद्री, मैंने आपको बता दिया, पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट। अब ये लिख रहे हैं, आपको तो पहले तो पता है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के इलाके में भी बहुत पाए जाते हैं। उत्तरी सह्याद्री, अभी देखो मैंने लिखा था उत्तरी सह्याद्री, नॉर्थ लिखा हुआ है कि इन वनों को शोला वन के नाम से भी जाना जाता है। विषुवतीय वन, विषुवतीय मतलब इक्वेटोरियल इलाके के जो फॉरेस्ट होते हैं की तरह ही इन वनों की लकड़ियां बहुत कड़ी होती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इन वनों में लकड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट, लकड़ियां बहुत ठोस होती हैं, चटाचट टूटती भी जैसे बांस है, ठीक है। लेकिन बांस एक एज के बाद आगे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ देता है, ठीक है। वृक्षों को अनेक प्रजातियां मिलती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा वन है? एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक जनरली होती है। यहाँ पर जाने जाने वाले प्रमुख वृक्षों में देखो महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस मेन है, बेंत भी मेन है, ठीक है, रबर भी मेन है, ठीक है। मसालों के बागान है, ये भी मेन है। रबर और सिंकोना दक्षिणी सह्याद्री में काफी होता है। अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आपको बता दिया, अंडमान निकोबार का 95% एरिया जो है वो इन्हीं वनों से घिरा हुआ है। समझ में आया? तो ये हो गया आपके कौन से वन? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। समझ में आया कि नहीं? चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। समझ में आया? या इनको इंग्लिश में कहते हैं हम ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ह्यूमिड मतलब जहां पर आर्द्रता ज्यादा है। समझ में आया? तो ये हो गया, जनरली ये वेट रीजन्स होते हैं या वेट फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट भी इनको आप कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। समझ में आया? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या इन्हीं को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। अब इनके बारे में हमें पॉइंट्स जानते हैं, तो इनके बारे में अगर हम पॉइंट्स देखना चाहें तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी में नहीं जाना, आपको थ्योरी मेरे साथ पढ़नी है, आपको याद रहेगा। सामान्यतः 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर का जो वर्षा क्षेत्र होता है,
उनको बोलते हैं हम क्या, उनको बोलते हैं वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो या 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद इसमें भी सह्याद्री आता है, लेकिन इसमें लोअर सह्याद्री है, इसमें अपर सह्याद्री नहीं होगा। ठीक है, अपर सह्याद्री आपका आ गया एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ये हो गया आपका वेट एवरग्रीन, क्योंकि खुद सोचो आप, ये है इतना इलाका जो था ये एवरग्रीन में आ गया, है ना। लोअर में आ रहा है ये, और लोअर से ही मानसून उठता है, तो यहाँ ऑब्वियसली ह्यूमिड इलाका तो हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। समझ में आया? तो ये सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र हैं, और ये लोअर सह्याद्री है, और सह्याद्री है ये लोअर सह्याद्री। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया आपके ट्रॉपिकल, क्या है हम पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। समझ में आया कि नहीं? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद अगर देखा जाए तो जनरली नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में जो पठारी रेंज है वो इसमें आ जाती है, या फिर पेनिनसुला समझते हो कि नहीं, प्रायद्वीप है, और दक्कन का पठार जो क्षेत्र है, तो दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है, दक्कन के पठारी क्षेत्र का अपर पार्ट पेनिनसुलार पठार, पेनिनसुलार पठार का मतलब हो गया अपर दक्कन, अपर दक्कन वाला, लोअर दक्कन नहीं, लोअर दक्कन तो सूखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पठारी क्षेत्र हो गए, ठीक, पेनिनसुलार का पठार हो गया, इवन हमारे नॉर्थ में देखा जाए तो शिवालिक, शिवालिक मतलब उत्तराखंड, आपको ये तो पता ही होगा, तो शिवालिक का इलाका इसी में आ गया। और जनरली ये वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इवन हमारा नॉर्थ इंडिया रेंज जो है वो भी इसी में आती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया रेंज मतलब जम्मू कश्मीर वाला इलाका नहीं, हमारा वाला इलाका। और जनरली हमारे यहाँ ज्यादा का तो शीशम बहुत होता है, हमारे यहाँ आम बहुत होता है, हमारे यहाँ महुआ बहुत होता है। महुआ सुना है कभी आपने? बिहार साइड में महुआ ज्यादा होता है। तो ये इनके रेंज है। सह्याद्री में लोअर सह्याद्री, नॉर्थ ईस्टर्न पठारी क्षेत्र, पेनिनसुलार पठार यानी कि दक्कन का पठार, अपर दक्कन हो गया, शिवालिक के क्षेत्र, और नॉर्थ इंडिया क्षेत्र। नॉर्थ इंडिया मतलब यूपी और बिहार का क्षेत्र। समझ में आया? और हमारे यूपी बिहार में बहुत ज्यादा होता है क्या, हमारे यहाँ आम बहुत होता है, हमारे यहाँ नीम के पेड़ बहुत होते हैं, हमारे यहाँ मानसूनी वन बहुत ज्यादा होते हैं ना, मानसून रीजन हो गया भैया, मानसूनी फल हो गया, है ना। तो अलग अलग जैसी वो दशहरी आलम लोग कहते हैं दशहरी आने वाला है, क्यों? क्योंकि आम वाला एक मौसम आ जाता है कि आम का मौसम आने वाला है। ठीक, तो आम हो गया, नीम हो गया, मानसूनी वन हो, मानसूनी फसलें हो गई, या मानसूनी फसलें या मानसूनी उपज, ठीक है, या मानसूनी पेड़ जो साल में कुछ समय काम आते हैं हमारे लिए, बाकी साल में वो तैयारी करते हैं। तो आम है, नीम है, शीशम हो गया, शीशम आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें कि हमारे नॉर्दर्न इलाके हैं। और अगर हम देखें तो इसमें सखुआ भी आता है। ठीक है, सखुआ एक पेड़ होता है, आपको पता है शीशम की तरह होता है। सखुआ की लकड़ी को रेल के स्लीपर बनाने में यूज किया जाता था। अब तो खैर मॉडर्नाइज तरीके आ रहे हैं, लेकिन सखुआ का जो लकड़ी थी वो रेल के स्लीपर बनाने में यूज होती है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया। 100 से 200 सेंटीमीटर वाला इलाका, सह्याद्री का रेंज, लोअर सह्याद्री, नॉर्थ ईस्टर्न पठारी रेंज, उसके बाद पेनिनसुलर पठार यानी अपर दक्कन का इलाका हो गया। लोअर दक्कन में ही ध्यान है, लोअर दक्कन सूखा हुआ है। शिवालिक उत्तराखंड, नॉर्थ इंडियन क्षेत्र, और यहाँ पर सबसे ज्यादा फसल होती है आम की, नीम की, मानसूनी फल जो होते हैं, शीशम की खेती काफी होती है। सखुआ बहुत होता है, सखुआ जिसको रेल के स्लीपर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए हम अपने इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती है, यानी कि ये जो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, इसके मुख्य क्षेत्र सह्याद्री के पूर्वी ढलान यानी कि वो लोअर सह्याद्री की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है, अपर दक्कन की बात हो रही है, शिवालिक क्षेत्र यानी उत्तराखंड की बात हो रही है, कि सारे भाबर और तराई क्षेत्र, तराई वाला मतलब हमारा गंगा का इलाका। ठीक है, ये विशिष्ट मानसूनी वन है, यानी कि मैंने आपको बता दिया मानसूनी फल का उत्पादन करते हैं। यहाँ के प्रमुख पेड़ जो है वो बांस है, खैर है, महुआ है, आम है, शीशम है, सखुआ के बारे में मैंने बताया, रेलवे पटरियों के स्लीपर बनाने में यूज होता है। ये सभी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मूल्यवान होते हैं, ऑब्वियसली लोग पैसे कमाने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक, और सागवान, सखुआ और शीशम के लकड़ियों का फर्नीचर बनाने में ऑब्वियसली काम होता है। ये सब बातें हम लोग को पहले से पता है, तो हम लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं है।
रेल के स्लीपर बनाने में सफल लकड़ी का प्रयोग होता था। ठीक है, शीशम का उतना प्रयोग नहीं होता क्योंकि शीशम में लग जाता है दीमक। ठीक, और दीमक लग गया तो उसको पगला देता है वो। ठीक है, पता चला स्लीपर भी टूटा, रेलवे लाया, वो भी गई, ट्रेन नहीं गई। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो देखो, अब अभी जो था वो वेट एवरग्रीन था, अब जो आएगा वो ड्राई एवरग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाएगा। समझ में आया कि तो ये ड्राई एवरग्रीन जो फॉरेस्ट आ गया, इसको हम चाहें तो इसको हम थॉर्न फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, या फिर आप इसको कह सकते हो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या हो गया? ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब हो गया जहां पर वर्षा का स्तर कम है। तो इनका जनरल सा पॉइंट सामने दिख रहा है। ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा क्षेत्र होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? शुष्क पर्णपाती वन। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूखा इलाका है, लोअर दक्कन का इलाका जो है वो पूरा सूखा पड़ा हुआ, वहां पेड़ों का बहुत अभाव होता है। ठीक है, और जहां पेड़ों का अभाव होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर जो पेड़ है नहीं, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, वो झाड़ियों में परिवर्तित हो जाएंगे, कटीले वन बन जाएंगे। तो सामने दिख रहा है आपको, शुष्क सीमांत के ये वन कटीले वनों में या फिर झाड़ियों में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई यहाँ का मुख्य समस्या है। समझ में आया? तो ऑब्वियसली उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या थॉर्न फॉरेस्ट या ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, या ड्राई फॉरेस्ट ही बोलते हैं इनको। ये जो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, ड्राई फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया? ड्राई फॉरेस्ट का मतलब हो गया जहां पर वर्षा का स्तर कम होता है। ठीक है, तो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर का वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कटीले वन ज्यादा है, वो परिवर्तित हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है। कटीले वन या फिर यहाँ पर क्या हो गया? झाड़ियां बहुत होती है, झाड़ियां। समझ में आया? अगर क्षेत्र देखा जाए तो लोअर दक्कन हो गया, लोअर दक्कन पूरा सूखा हुआ है, अपर दक्कन में वेट है लेकिन लोअर दक्कन पूरा सूखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या थॉर्न फॉरेस्ट, यानी को बोलते हैं ड्राई फॉरेस्ट। लोअर दक्कन है ये, और ये पूरा सूखा हुआ इलाका है। ठीक, यहाँ पेड़ों का अभाव होता है। तो ये हो गया आपके थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट जो होते हैं वो उनको बोलते हैं कटीले वन। अब आता है कटीले वन और झाड़ियां। तो कटीले वन और झाड़ियां क्या है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम पढ़ें, ये रहा इंडिया, तो राजस्थान का इलाका जो है ये एरिड जोन में आता है, शुष्क क्षेत्र में आता है ना, जहां बारिश ही नहीं होती है। तो मैं बात कर रहा हूं एरिड जोन या सेमी एरिड जोन, शुष्क बिल्कुल ही जहां बारिश ही नहीं है, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। समझ में आया? 70 सेंटीमीटर से कैसी वर्षा है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों को हम बोलते हैं कटीले वन। समझ में आया? तो अब आते हैं हम कटीले वन पे या झाड़ियों पे। तो देश के ऐसे क्षेत्र जहां पर थ्योरी में जाने नहीं है, समझ लेना है केवल मेन पॉइंट्स, उसका थ्योरी अपने आप में हो जाती है। देश के ऐसे क्षेत्र जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उनको हम बोलते हैं कटीले वन। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आ गया पंजाब में और हरियाणा में, नीचे आ जाएंगे राजस्थान में। राजस्थान के वो क्षेत्र देखो, आगे ऐसा नहीं है पंजाब में क्या आपको लगा पंजाब में पानी नहीं है, पंजाब बहुत सारा पानी है, लेकिन पंजाब हरियाणा और राजस्थान के वो क्षेत्र जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन इलाकों में कटीले वन पाया जाता है। ठीक, और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश में इंदौर से ले लीजिए, इंदौर का नाम सुना है? सबसे साफ शहरों में आता है। मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल का इलाका है, कुर्नूल का जो इलाका है, ये इलाका देश में आता है कटीले वनी क्षेत्र। समझ में आया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर ये आटविक क्षेत्र बोले जाते थे, प्राचीन काल में इनको आटविक कहते थे। मैप में आप समझ ही गए, एमपी है, छत्तीसगढ़ बीच में आएगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक का जो क्षेत्र था वो कटीले वनी क्षेत्र में आता है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पंजाब हरियाणा राजस्थान के वो क्षेत्र जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, ये मेन में आते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के बीच में ऐसे कटीले वन बहुत ज्यादा है। और इन कटीले वनों में क्या होता है? कैक्टस होता है, और क्या होता है?
बबूल बबूल होता है, ठीक है। तो बबूल और कैक्टस के पेड़ ज्यादातर इन वन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं, समझ में आया। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कटीले वन, ठीक। और इन इलाकों में खजूर भी हो जाता है, खजूर की भी कहीं कहीं पैदावार होती है, ठीक है। तो देखते हैं कटीले वन या झाड़ियां, ये वन गुजरात के ऑल गुजरात से लेकर राजस्थान पंजाब के वो क्षेत्र जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, वार्षिक कम होती है। ध्यान रखना, अगर इसमें गुजरात जोड़ा जा रहा है तो ऑब्वियसली सच है यार, आपको तो पता है, मैप में आपने देखा है सेमी एरिड और एरिड जोन राजस्थान से गुजरात के कच्छ तक जाती है कि नहीं जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद हाँ मैं क्या बता था, मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुन्नूर का इलाका जो है पठार के मध्य भाग में अर्धचंद्राकार पेटी में, मतलब उसका सेमी क्या जो चंद्राकार जो रीजन है उस रीजन में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां बबूल, खैर, खजूर, नागफनी और कैक्टस, ठीक है। तो ये हो गया आपके कौन से वन, कटीले वन और फिर झाड़ी, समझ में आया। नेक्स्ट आता है माउंटेनियर फॉरेस्ट, यानी बोलते हैं पर्वतीय वन। तो एक बात याद रखो, ध्यान सुना, जैसे जैसे पर्वतों की हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है और हम आ जाते हैं कैसे इलाके में, एल्पाइन क्षेत्र में, समझ में आया। एल्पाइन स्टाइल कभी आपने सुना है? माउंटेनियरिंग में दो प्रकार की होती है, एक माउंटेनियरिंग जो एक्सपेडिशन होते हैं उसमें कैंप दर कैंप बनाए जाते हैं, और एक होता है एल्पाइन सिस्टम। एल्पाइन का मतलब है सीधा बॉटम टू टॉप, तो उसमें किसी भी प्रकार के सपोर्ट नहीं ले जाते हैं, सीधे रोप लगाई जाती है और फटाफट चला जाता है, ठीक है। उसमें ज्यादा लोग भी नहीं होते हैं, वो जो ग्रुप होता है उसमें ज्यादा लोग नहीं होते हैं। अल्पाइन सीधी खड़ी चढ़ाई होती है, तो जो एक बार में कर दी जाती है। तो अल्पाइन जो इलाके हैं, यानी कि जो जब हाइट बढ़ने लगती है पर्वतों की, तो पर्वतों की हाइट बढ़ने से पेड़ों की हाइट भी घटने लगती है। पर्वतों की हाइट एज द पर्वत की हाइट जब बढ़ती है वैसे वैसे पेड़ों की हाइट घटने लगती है और पेड़ कोनिकल हो जाते हैं, ठीक है। पेड़ कोनिकल हो जाएंगे, पत्तियां छोटी होने लगेंगी और उतना ही जितना ऊपर जाते जाओगे उतना पेड़ों की हाइट घटती जाएगी, समझ में आया। तो एल्पाइन फॉरेस्ट बोल लो या इनको आप पर्वतीय बोल लो, तो एल्पाइन फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट, समझ में आया। तो एल्पाइन फॉरेस्ट क्या है, ध्यान से सुनना। एल्पाइन फॉरेस्ट में सिंपल है, एज द हाइट इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होने के कारण, हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, ट्रीज की हाइट कम हो जाती है, ठीक है, हाइट कम हो जाएगी। कोनिकल प्लांट्स हो जाते हैं, कोनिकल ट्रीज होते हैं, और लीव्स के आकार भी छोटे हो जाते हैं, लीव्स भी बहुत स्मॉल हो जाती है, ये इनकी मेन पहचान है, ठीक है। और इनको हम कुछ नहीं बोलते हैं, इनको हम जिम्नोस्पर्म, क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। ध्यान रखिएगा, जो पर्वतीय क्षेत्र के जो पेड़ होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और ये लगभग 1500 मीटर से हाइट पे जाने पर, 1500 मीटर की हाइट में जाने पर धरातल से, फिर ये इस प्रकार के पेड़ हमको मिल जाते हैं, ठीक। और जैसे जैसे आप देखो, सिंपल सी बात है, पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे आप लेह लद्दाख चले जाओ, वहां की क्लाइमेट में हमारे क्लाइमेट में बहुत फर्क है, आप उनसे मैच नहीं कर सकते। हम लोग, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उनसे मैच नहीं कर पाता, क्यों? उनकी जलवायु अलग है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, उस ऑक्सीजन के कम लेवल में भी वो जिंदा है, बड़े आराम जी रहे हैं। मैं एक बार लद्दाख गया, मैंने लद्दाख जाकर देखा, सुबह सुबह देखा, सुबह सुबह भयंकर ठंड थी, और देखा तो वहां पर छोटे छोटे वो लामा वगैरह के बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे फील्ड में, इतनी ठंडी में, और आराम से फील्डिंग भी कर रही थी। मैं वो भाई, मेरे इतनी ठंडी में तो मैं उठ नहीं सकते, यहाँ तो बात चल रही क्रिकेट की। तो वही चीज है, वो उनका जो जलवायु की जो दशा है वो क्या है, चेंज होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्लाइमेटिक डिफरेंस तगड़ा है, क्लाइमेटिक डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक डिफरेंस है, ठीक है। और इसी वजह से पेड़ों का आकार, उनका रूप वगैरह सब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एल्पाइन फॉरेस्ट क्या है, हाइट इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होने के साथ ट्रीज की हाइट कम हो जाती है, कोनिकल ट्रीज हो जाते हैं, लीव्स के आकार छोटे होने लगते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स बोले जाते हैं ये, और क्लाइमेटिक डिफरेंस एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, समझ, जिसकी वजह से
वर्षा का लेवल हो या तापमान का लेवल हो वो कम होता है। ऐसा नहीं कि माउंटेन तो वर्षा नहीं होती, माउंटेन तो वर्षा भी होती है और ताबड़तोड़ होती है। माउंटेनियस जो प्रेसिपिटेशन होता है या पर्वतीय वर्षा जो होती है वो ताबड़तोड़ होती है, लेकिन फिर वही बात कि उनका अपना एक अलग रीजन होता है, वो कोई मौसम पर डिपेंड नहीं होती, कभी भी हो सकती है, समझे। तो चूंकि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, और ऊंचाई बढ़ने पर जलवायु दशाओं विशेषकर तापमान व वर्षा में परिवर्तन आता है ना। कभी आप सोच नहीं सकते कब वर्षा होगी कब नहीं होगी, इसलिए पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पतियों के स्वरूप में क्रमिक परिवर्तन आता है। ऑब्वियसली फॉरेस्ट में हाइट में, पेड़ों में हाइट में, लीव्स में सब परिवर्तन आते रहते हैं। यहाँ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में उष्णकटिबंधीय से लेकर एल्पाइन वनस्पति तक हर प्रकार की मिलती है, लेकिन 1500 मीटर तक अगर ऊपर जाएंगे तो फिर यहाँ पर 1500 मीटर तक अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पेड़ों की हाइट घटती जाती है, समझ में आया। तो ये हो गए हमारे पर्वतीय वन। और ध्यान रखिएगा अगर इनमें हम देखेंगे तो देखिए 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी सदाहरित वन होते हैं। देखिए आगे पॉइंट मैंने बोला कोनिकल प्लांट्स होते हैं जिनके वृक्षों की लकड़ियां मुलायम होती हैं, और ध्यान रखिएगा मुलायम है तो इनमें आता है आपका देवदार। देवदार का नाम सुना है कभी, देवदार है या चीड़ का पेड़ है, इनके बेस्ट एग्जाम्पल है। देवदार को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चीड़ का मतलब हो गया पाइन, और इनकी लकड़ियां वगैरह बहुत यूज की जाती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में भी और हम लोग के द्वारा भी। चीड़ की लकड़ियां, ध्यान रखिए चीड़ के पेड़ का जो बीज होता है उसको बोलते हैं चिलगोजा, और हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चीड़ हमारे भारत के जम्मू क्षेत्र में होता है, और जम्मू में इसका जो बीज होता है इसके बीज में को निकाल कर खाया भी जाता है काजू की तरह, तो उसको चिलगोजा कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो बीज होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की जो लकड़ियां वगैरह भी होती है वो भी काफी सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ देवदार और स्प्रूस जैसे सिल्वर फर, चीड़ आदि की छोटी व सूच्याकार पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है वाले वन मिलते हैं। पूर्वी हिमालय में अगर आप जाओगे, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड आप जा रहे हो पूर्वी हिमालय की तरफ, तो यहाँ अधिक वर्षा के क्षेत्र, आपको मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वर्षा का लेवल ज्यादा है, तो वहां ओक होता है, ओक का पेड़, OAK, ठीक है, OAK, ठीक है। और मैग्नेलिया भी इधर काफी होता है। लॉरेल के चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ओक की पत्तियां कंपैरेटिवली चौड़ी होती है, हिमालय का अपर रीजन यानी जो ग्रेटर हिमालय से या अपर हिमालय है उस, ठीक है, सदाहरित वन मिलते हैं। एल्पाइन वनस्पतियां 2800 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। यहाँ प्रारंभ होने में चिनार और अखरोट भी के पेड़ भी काफी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये माउंटेनियर वन हो गए या माउंटेनियर फॉरेस्ट हो गए, या इनको बोलते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? एल्पाइन। तो ये हो गया आपका एल्पाइन फॉरेस्ट का इलाका। एल्पाइन फॉरेस्ट पॉइंट क्या है बताइए? एल्पाइन फॉरेस्ट हाइट बढ़ती है तो ट्रीज की हाइट घट जाती है, कोनिकल हो जाते हैं, कोनिकल होने के साथ साथ इनके लीव्स का आकार भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद लीव्स स्मॉल है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, क्लाइमेटिक डिफरेंस एक्सट्रीम है, जिसकी वजह से ऊपर जाने पर तापमान भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और तापमान में डिफरेंस भी पाया जाता है। तापमान में डिफरेंस पाया जाएगा तो वर्षा में भी डिफरेंस पाया जाएगा। तो इस तरीके की क्लाइमेटिक डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। लेकिन वही अगर पूर्वी हिमालय की तरफ जाएंगे तो वहां लीव्स का आकार बड़ा होने लगता है कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां वर्षा ज्यादा होती है, यहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या एल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक। लास्ट आता है जिसको बोलते हैं हम ज्वारीय वन, या ये जो ज्वारीय वन है ये ध्यान रखिएगा पर्वतीय चढ़ा। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो पर्वतीय वन है पर्वतीय वनों को कॉनिफेरस भी कहते हैं, ठीक है। एल्पाइन फॉरेस्ट भी बोलते हैं और इनको कॉनिफेरस भी कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसको CONIFEROUS कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी होते हैं या फिर इनको हम एल्पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं, समझ में आया। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एल्पाइन फॉरेस्ट या फिर कौन सा फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, समझ में आया। नेक्स्ट आता है आपका जिसको हम बोलते हैं क्या है, ज्वारीय वन, जिसको हम मैंग्रोव भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम मैंग्रोव भी कहते हैं या फिर ज्वारीय वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मैंग्रोव काफी होता है इसलिए बोलते हैं इसको। तो ज्वारीय वन या बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक।
अब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, देश के, भारत में वो इलाके जहां डेल्टा के इलाके, डेल्टा का मतलब हो गया पूर्वी तट, बेसिक्स एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। ऐसे क्षेत्र जहां ताजा जल समुद्री जल से मिलता है, ठीक है, ताजा जल कौन से जल से मिलता है, समुद्री जल से मिलता है, यानी कि कौन सा इलाका हो गया बताइए, कौन सा इलाका है, डेल्टा इलाका, समझ में आया। तो डेल्टा के इलाके में ही हम लोग ज्वारी वन ज्यादा पाते हैं, उन्हें हम ज्वारी वन कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां ताजा जल समुद्री जल से मिलता है उनको बोला जाता है क्या, कौन से वन, ज्वारी वन, समझ में आया। तो ये हो गया आपका ज्वारी वन का इलाका, जनरली समुद्री तटीय क्षेत्र। अभी आगे आपको एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट को मत ले लीजिएगा क्योंकि पश्चिमी तट पे एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादा है, जहां पर मैंने आपको सह्याद्री बताया था, समझ में आया। तो ये हो गया आपका ज्वारी वनी क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां डेल्टा है या जहां पर समुद्री तटीय वन है और यहाँ की जो वनस्पतियां हैं वो जब पानी में डूबी भी रहे तो वो सड़ती नहीं है, ये इनकी एक खासियत है। जैसे मैंग्रोव है तो मैंग्रोव पानी में पड़ा भी रहेगा तो सड़ेगा नहीं, समझ में आया, यानी पानी के अवशोषण की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट है ये इसका क्या कि इनकी वनस्पति सड़ती नहीं है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका कौन सा वन, ज्वारी वन। तो ज्वारी वन क्या है, ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां नदियों का ताजा जल समुद्री जल से मिलता है, जैसे डेल्टा इलाका मैंने बता दिया। परिणाम स्वरूप दलदली क्षेत्र होगा, ऑब्वियसली दलदली क्षेत्र होगा। गंगा, गोदावरी, कृष्णा जितने भी डेल्टा बनाती हैं ये सारे डेल्टा के इलाके क्या बोले जाते हैं, सब मैंग्रोव वन बोले जाते हैं। प्रमुख वनस्पतियों में देखा जाए तो ये रहा मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव सबसे ज्यादा होता है। और ये भी एग्जाम पूछा गया, इसको कैजुरीना इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको कैजुराइना भी कहते हैं, ठीक है। बाकी आपने ये बड़ा फेमस सुना होगा केवड़ा, कैजुरीना और मैंग्रोव सबसे ज्यादा पूछा गया है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ज्वारी वन समुद्री कटाव को रोकते हैं, ऑब्वियसली जब जहां पर वनी क्षेत्र होगा समुद्री कटाव वहां पर रुकेंगे। इनकी लकड़ियां जल में क्या नहीं होती है, सड़ती नहीं, समझ में आया। तो या फिर आप इनको बायो प्लांट्स भी कह सकते हो। बायो प्लांट्स क्यों बोलते हैं, बायो प्लांट इसलिए बोलेंगे क्योंकि जनरली ये पानी क्षेत्र में क्या नहीं हो रहे हैं, सड़ नहीं रहे, इसलिए इनको बायो प्लांट कहा जाता है। कभी आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं जटरूफा, कभी नाम सुना है, जटरूफा का जो प्लांट है वो जटरूफा का प्लांट मैक्सिमम खाड़ी में पाया गया था और जटरूफा भी एक बायो प्लांट था, ठीक है, जिससे कि ईंधन का बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के प्लांट जो है वो जैव विविधता युक्त सदा हरित वन ही है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका कौन सा, ज्वारी वन। अब एक काम करते हैं, हम सारे वनों को जितने भी 6 प्रकार के हमने वन पढ़े हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सिंपल है यार, 6 प्रकार के हमने वन पढ़े हैं। 6 प्रकार के वनों में पहला क्या था, पहला था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाते हैं। फिर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो आर्द्र पर्णपाती वन थे, वहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद आते हैं क्या, थॉर्न फॉरेस्ट या ड्राई फॉरेस्ट या शुष्क पर्णपाती वन जो आते हैं वो ऐसे हैं जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उसके बाद आते हैं क्या, सूखे इलाके, जहां कटीले या झाड़ी वाले इलाके होते हैं, वहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पर्वतीय इलाकों में वर्षा का कोई मतलब नहीं बनता, होती है तो बहुत ज्यादा होती है, नहीं होती है तो फिर बिल्कुल नहीं होती है। ईस्टर्न इलाके में, हिमालय क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है। नॉर्दर्न का कोई भरोसा नहीं है, होएगी तो इतनी होएगी कि सब कुछ उड़ा देगी, नहीं तो फिर होएगी नहीं। वो पर्वतीय वर्षा है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। उसके लिए एक टॉपिक आएगा प्रेसिपिटेशन या वर्षा वाला पॉइंट, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आएगा पर्वतीय के बाद यानी कॉनिफेरस हो गया। कॉनिफेरस के बाद आएगा लास्ट जो उसको बोलेंगे मैंग्रोव या फिर उनको बोलेंगे ज्वारी वन, तो वो तटीय इलाके के होते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रिवीजन में, रिवीजन बहुत मस्त है, ठीक है। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हमने बता दिया, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन की वजह से अलग अलग प्रकार की मृदा और अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। हम सेकंड पॉइंट अपना देखेंगे, ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट, उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन। मैंने आपको बता दिया, यहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। सह्याद्री का अपर पार्ट, बाकी आपका ये नीलगिरी, डोडाबेट्टा, अन्नामलाई वाला पार्ट जिसको और उसके बाद आता है आपका अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप का पार्ट। अंडमान निकोबार में मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार में 95% जो फॉरेस्ट है वो क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट, सह्याद्री का इलाका,
अंडमान निकोबार का इलाका, और मसाले के लिए बहुत फेमस है ना, तो मसाले के लिए फेमस है, इसका मतलब साउथ इंडिया का इलाका भी होगा। ठीक, यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा महोगनी, आगनूस, ये नहीं आते एग्जाम में, ये आते हैं बांस, बेत और रबर का पैदावार यहां ज्यादा होती है, और सिनकोना भी यहां पर ज्यादा होता है। मसाले की पैदावार है तो पक्का नीलगिरी का इलाका होगा ही होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय, कौन सा, एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिनको हम बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा अभी बताया था। सह्याद्री का लोअर पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न पठारी क्षेत्र हो गए, उसके बाद पेनिनसुलर पठार यानी कि अपर दक्कन का इलाका जो है वो इसमें आ गया। शिवालिक का क्षेत्र हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया, यूपी बिहार हो गया, और मानसूनी इलाके हो गए। ये बात जाननी जरूरी थी, मानसूनी इलाका हमारे यही मेन जो असर करता है, आम, नीम, मानसूनी फल, शीशम, सखुआ, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे मेन पैदावार है इन फॉरेस्ट की। ठीक, जो कि मानसूनी फल की पैदावार ज्यादा करते हैं। सखुआ के बारे में मैंने आपको बताया, सखुआ के लकड़ी से क्या बनता है, रेलवे पटरियों के नीचे स्लीपर लगाए जाते थे। शीशम का नहीं लगता है वो, क्योंकि शीशम का लगेगा तो उसमें दीमक पड़ जाती है, सड़ जाएगा, पता चला रेलवे लाइन भी चली जाएगी, समझे, और ट्रेन भी चली जाएगी। और बाकी जो सखुआ है, शीशम है, इनसे होता क्या है, इनसे फर्नीचर वगैरह का निर्माण किया जाता था। तो ये हो गया आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र मतलब ह्यूमिड, ठीक है, और वर्षा का लेवल 100 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, क्या था, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इनको थॉर्न फॉरेस्ट भी कहते हैं या ड्राई फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो सिंपल सा है, तो क्या पॉइंट हमारे पास बताइए, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, लो भैया हमारे पास ये भी आ गया। कटीले वन हैं, झाड़ियों में परिवर्तित हो गए हैं, क्योंकि वर्षा कम हो रही है, वर्षा कम होती है तो जो वन है भी यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो क्या होते जा रहे हैं, वो सूखते जा रहे हैं और झाड़ियों में और कटीले वनों में बदल जाते हैं, समझ में आया। और यहाँ पर मेन क्या है, यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है। यहाँ ऊंचे पेड़ों का अभाव है, जब पानी मिलेगा नहीं तो ग्रोथ होगा कहां से, मेन चीज है। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा था। कटीले वन या झाड़ियां, ये जो कटीले वन होते हैं, जो झाड़ियां हैं, ये क्या है, ये जो इलाके हैं ये जनरली भारत के उन क्षेत्रों में है जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। गुजरात का कच्छ का इलाका, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, पंजाब का पश्चिमी इलाका, हरियाणा का पश्चिमी इलाका, इन्हीं में आता है। बाकी ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक का जो है ये पठारी रीजन है, ये भी शुष्क में ही आता है, कटीले वनीय क्षेत्रों में आता है। ठीक है, ये एरिड और सेमी एरिड जो जोन्स हैं उनमें आते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, यहां पर कहीं मैंने लिखा भी था, सेमी एरिड और एरिड जोन्स है। यहां पर कैक्टस सूखा, बबूल के इलाके और खजूर, यहां पर ये सब सूखे क्षेत्रों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्वतीय वन, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको एल्पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं या फिर इनको हम कॉनिफेरस भी कहते हैं। सिंपल सा, हाइट बढ़ेगी, पेड़ों की हाइट घट जाएगी, पेड़ कोनिकल हो जाएंगे, छोटी लीव्स हो जाएंगी, जैसे देवदार है, चीड़ है, इनकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं और बहुत फ्लेक्सिबल भी होती हैं। और क्या जो पूर्वी इलाके में जाएंगे तो वहां हिमालय का जो रीजन है, पर्वतीय रीजन या अल्पाइन रीजन जो है, वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, तो वहां के पेड़ ज्यादा लचीले होते हैं, जैसे कि ओक वगैरह मैंने आपको बताया था, है ना। तो वो हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट ज्वारीय वन, जिनको मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव तटीय इलाके में होता है और क्या है, डेल्टा इलाके में है, जहां ताजा जल, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। और यहां पर लकड़ियां क्या नहीं होती, सड़ती नहीं है। और यहां पर इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, बायो प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, यहां पर लकड़ियां सड़ती क्यों नहीं है, क्योंकि जनरली वो बायो प्लांट्स है, मैंग्रोव है, मैंग्रोव सड़ते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्वारीय वनीय क्षेत्र, समझ में आया क्या है। तो ये हो गया हमारे प्रकार किसके, फॉरेस्ट के, समझ में आया। अब यहां पर हमें कुछ चीजें पढ़ना जरूरी है, जैसे एक आता है राष्ट्रीय वन नीति, जिसको बोलते हैं हम, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो ये पॉलिसी है। ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश शासन के दौरान 1894 की बात है, 1894 में सबसे पहली बार भारत में बना था फॉरेस्ट एक्ट, कभी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट भारत में सबसे पहली बार बना था 1894 में, समझ में आया। उस चीज को भारत में आगे बढ़ाया गया। एक समय था भारत में बहुत सारे वनीय क्षेत्र थे, लेकिन धीरे धीरे वनीय क्षेत्र कटते गए। अब उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। उसका मेन कारण है झूमिंग खेती, जिनको बोलते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, तो वो मैं आपको भी समझा देता हूं। ठीक है,
तो राष्ट्रीय वन नीति हुआ क्या, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। 1894 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहली बार फॉरेस्ट एक्ट आया। इसको 1952 एंड साइमल्टेनियसली कंसिक्वेंटली और 1988 रिस्पेक्टिवली 2 बार इसका संशोधन किया गया, यानी अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, समझ में आया? 2 बार इसमें संशोधन किया गया और फिर एट लास्ट 1988 में बना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति, समझ में आया? तो राष्ट्रीय वन नीति या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी कब? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कब आई? 1988 में, समझ में आया? तब इसका नियम बनाया गया कि एट प्रेजेंट जब ये नियम बनाया गया था 88 में, तो उस समय भारत के 23%, भारत के टोटल भूभाग का या भारत के टोटल लैंड सरफेस का 23% फॉरेस्ट है इंडिया में, जो कि उद्देश्य बनाया गया था बाद में कि 33% लैंड सरफेस पर क्या होगा? फॉरेस्ट होगा, जिसमें कि 33% लैंड सरफेस पर क्या बनाया जाएगा? फॉरेस्ट उगाए जाएंगे, समझ में आया? लेकिन लोग इतने पागल है, इतने बेवकूफ है हमारे देश में कि उन लोगों ने जंगलों को काट काट के खेती करनी शुरू करी और एक प्रकार की फसलों के पीछे इतना पड़ गए कि जितना हमारे देश को बर्बाद किया अंग्रेजों ने, उससे ज्यादा बर्बाद किया हमने। ठीक, तो ये आपका 33% वाला जो नियम बनाया गया था वो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ही आया था। ठीक है, इसका जो मेन भाग है वो ये है, देखिए भारत के 23% भाग वन आच्छादित है, वन आच्छादित मतलब फॉरेस्ट है। ठीक, और अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि महाराष्ट्र फॉरेस्ट्री रीजन है। ठीक, महाराष्ट्र फॉरेस्ट्री रीजन है। इसके साथ साथ इंडिया में देखा जाए जैसे कि हिमाचल प्रदेश, ये भी फॉरेस्ट्री रीजन है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो देखो उत्तराखंड की सरकार ने बड़ी मेहनत की है यार। उत्तराखंड की सरकार ने इतना वन आच्छादित इलाका बनाया है अपना कि उत्तराखंड राष्ट्रीय नीतियां जो है, नेशनल पॉलिसी जो है, नेशनल पॉलिसी के हिसाब से उत्तराखंड भारत में ऐसा राज्य है जो अच्छे खासे वनों को उगा चुका है। और अभी हाल ही में देखा जाए तो भारत सरकार ने वहां पर जो उनको हेली सिस्टम दिया है लोगों को बचाने के, क्योंकि वहां फॉरेस्ट्री सिस्टम की डेवलपमेंट हुआ और वहां पर वनों की मात्रा इतनी बढ़ रही है। जनरली फॉरेन से इवन ये भी हो रहा है कि लोग वहां पर शूट वगैरह करने आते हैं क्योंकि फॉरेस्ट वहां पर बहुत ज्यादा बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कंपैरेटिवली हिमाचल पहाड़ी है, लेकिन हिमाचल में उतना ज्यादा फॉरेस्टाइजेशन नहीं हुआ, मतलब वनीकरण उतना ज्यादा वहां नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा में बाढ़ वगैरह के कारण से ज्यादा ये सब हो जाता है। उड़ीसा और केरल ये भारत के वो स्टेट है, आपको पता है ये यहां पर वन होने चाहिए या है, लेकिन नेशनल पॉलिसी के आधार पर, यानी कि जो राष्ट्रीय वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर यहां पर फॉरेस्ट की मात्रा कम है या फिर मतलब बहुत ही कम है, समझ में आया? तो जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय वन नीति, इन स्टेट्स पर ज्यादा ध्यान देती है, इन स्टेट पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि यहां पर फॉरेस्टाइजेशन किया जाए, क्योंकि पर्वतीय इलाके हैं, जैसे ये है, तो पर्वतीय इलाकों में मानव तो रहेगा नहीं, तो पर्वतों पे क्या होगी 60% फॉरेस्ट, जो बोला गया था कि पर्वतों के 60% भाग पर क्या करो, कम से कम फॉरेस्ट उगाओ, मतलब फॉरेस्ट बनाओ। ठीक है, जिसके लिए वनीकरण करो। तो महाराष्ट्र, हिमाचल और उड़ीसा और केरल ये कम फॉरेस्ट, मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से कम फॉरेस्ट के लिए जाने जाते हैं। हिमाचल में तो कुछ और गड़बड़ भी है, क्योंकि हिमाचल में बर्फ भी ज्यादा गिरती है, नॉर्दर्न रीजन में उतने पेड़ है नहीं। जैसे आप कभी लाहौल स्पीति साइड चले जाइए तो वहां तो आपको मिलेगा ही नहीं कुछ। धौलाधार धर्मशाला के बाद से वन होना खत्म, फिर वहां पर बर्फ ही बर्फ गिरती है और बर्फ गिरेगी तो वो सब वहां पर खत्म हो जाता है। लद्दाख में आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं कि वहां पे पेड़ होंगे। ठीक है, तो इतना ज्यादा नहीं है। ठीक, तो यही है राष्ट्रीय वन नीति। तो भारत में वनों का वितरण अत्यधिक असमान और अपर्याप्त है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कहीं अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट हैं। भारत की समस्त भूमि का 23% जो है वो क्या है, फॉरेस्ट है इंडिया में। लेकिन अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा और त्रिपुरा भी है। ध्यान रखिए मिजोरम में अच्छे खासे पेड़ है, मणिपुर में भी बांस की खेती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मणिपुर स्पेशली बांस की खेती करता है और कोई खेती करता नहीं होगा, समझे। इसके ऐसे गिने चुने राज्य हैं जहां वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से कम है या फिर बहुत कम है।
मतलब मैंने आपको बताया ना, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उसके हिसाब से ये लोग पेड़ नहीं उगा रहे हैं, ये लोग अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत कम पेड़ उगा रहे हैं। समझ में आया? तो भारत में सबसे पहले 1894 में जो फॉरेस्ट एक्ट आया था, ये ब्रिटिश शासन के समय आया, और उसके बाद से लॉर्ड कर्जन ने इसको बहुत तेजी से आगे चल के फिर बढ़ाया भी था। 1952 और 1988 में इसका संशोधन किया गया था। तो 1988 में जाके बना क्या? 1988 में बनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। समझ में आया? यानी को बोलते हैं हम क्या? राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, समझ में आया? ये हो गया राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में एट लास्ट आया। इनका उद्देश्य क्या था? फॉरेस्ट का संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, यह फॉरेस्ट का संरक्षण और उनका विकास करना। समझ में आया? इनका मेन उद्देश्य था। उसके बाद फिर आगे इस पॉइंट को लाया गया कि 33% लैंड सरफेस पर या भूभाग पर, लैंड सरफेस पर क्या होगा? 33% लैंड सरफेस पर फॉरेस्टाइजेशन किया जाएगा या फिर फॉरेस्ट उगाए जाएंगे। तो यहां से बना एक मेन उद्देश्य। उसके बाद जब ये आगे बढ़ा उद्देश्य इनका, तो यहां पर उद्देश्य बनने के बाद इसको दो भागों में लाया गया कि जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में चूंकि मानव रहता है और पर्वतीय भाग में भी इंसान, लेकिन पर्वतों पर पेड़ उगाए जा सकते हैं। यार एक बात बताओ, अगर पर्वतों पे पेड़ नहीं होंगे तो आदमी क्यों आएगा? यही तो देखने आता है आदमी क्यों पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहा है? इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने अपनी लीला खुद ही खत्म कर ली। मैदानों में सब कुछ खत्म हो चुका है, अर्बनाइजेशन ने सब कुछ खत्म कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लीजिए, रह लीजिए, फिर आता है भूकंप, भरभरा के नीचे चले आते हैं। ठीक, तो मैदानी भागों का 20%, 80% में मानव रहेगा, 20% वन होंगे। ठीक है, और इसका 60%। तो ऐसे करके अगर करेंगे तो लगभग 33% भारत में वन हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये उद्देश्य इनका बनाया गया था। ठीक, 1988 की संशोधन नीति वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास पर जोर देती है, ये मैंने अभी आपको बताया। 1988 का जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसके हिसाब से 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। इसके अनुसार मैदानी भागों में 20% और जब पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वन आच्छादित करने की आवश्यकता है। यद्यपि इस दिशा में किए गए प्रयास अभी भी अपर्याप्त है, मैंने आपको अभी बताया। और उसका मेन कारण क्या है? माउंटेन क्षेत्र के लोग ही केवल पैसे कमाने की आड़ में वो लोग खुद ही गलत करवा रहे हैं। बाद में हो रहा है कि जो पुलिस या सिस्टम आता है या पुलिस के सिस्टम बन रहे हैं, जो ये क्राइम में आने लगा कि लोग पहाड़ों पे जाते हैं। तो बात क्या है, आप पहाड़ पर जाइए, लेकिन एक बात सोचिए, आप तो लाइफ में एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, आप वहां जाके गंदगी फैला रहे हैं। आपने वहां जाकर अल्कोहल का यूज किया, बोतल फोड़ के चले आए। ठीक, आप वहां गए, जितना भी गार्बेज था वो पहाड़ी लोग ही क्या करते हैं, वही लोग बोलते हैं, ऐसा करते हैं साहब हम क्यों जला लेके जाएंगे, हम यहीं जला देते हैं। अब आप वो सारा कचरा वहीं जला रहे हो। सर्दी हो रही है तो लकड़ियां काट के वहां पर वो नाइट में जो बोलते हैं वो लोग अपना मशाल वो सब आग जलाने लगते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, इससे आप एक दिन के मजे से आप फॉरेस्ट को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, है ना। तो ये जो चीजें हैं, और जनरली ये पहाड़ के क्षेत्र के लोग मना नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं मना कर रहे हैं? क्योंकि उनको उससे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें एक दिन आएगा कि हमारे देश में डिफॉरेस्टाइजेशन हो जाएगा, कहां पर? पर्वतीय क्षेत्रों में, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय वन नीति जो 1894 में आई थी। 1952 में पहली बार संशोधन हुआ। 1988 का संशोधन जो अच्छे से लाया गया, और अभी तक 2012 में, मैं आपको बता दूं 2012 में भी क्या हुआ है, जो पंचवर्षीय योजना थी 2012 में, ये था 2017 तक हम 33% वनीय क्षेत्र बना लेंगे, वो अभी भी हम नहीं बना पाए। अभी भी पर्वतीय क्षेत्रों में इसका काम चल ही रहा है। उत्तराखंड जैसी सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन बाकी की सरकारें अपना काम नहीं कर रही। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय वन नीति। ठीक, लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है आपका झूमिंग एग्रीकल्चर। झूमिंग एग्रीकल्चर, या इसी को हम बोलते हैं झूमिंग खेती,
ये सिस्टम क्या है पहले ये जान लीजिए, उसके बाद ये अपने आप ही पूरा खत्म हो जाएगा। झूमिंग खेती का सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं। झूमिंग खेती होती क्या है, जब हमारे देश में फसल की उपज, देखिए एक से पहला पॉइंट, फसलों का क्रम होना बहुत जरूरी है। एक सीक्वेंस में जब फसल की पैदावार होती है तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। पहले क्यों 1958 में भारत में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की उपज हुई, फिर उसके बाद धान लगाया गया, वो भी रिकॉर्ड तोड़ हो गया। 1960 के बाद से देखा जाए तो 1960 के बाद से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 1960 के बाद हल्का फुल्का बढ़ा और 60 के बढ़ने के बाद हालात ये पैदा हो गए कि 1966 में भारत में सूखा पड़ गया, और 1966 में भारत में सूखा पड़ा, यह आलम पैदा हो गया कि भारत में गेहूं छोड़ दीजिए, गेहूं के साथ साथ धान, दलहन, हर चीज की पैदावार क्या हो गई, खत्म हो गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब आता है आपका झूमिंग एग्रीकल्चर, या इसी को बोलते हैं झूमिंग खेती। झूमिंग खेती है क्या, सबसे पहले हम चीजों को जानते हैं। देखिए होता क्या है, जब एक क्रम में फसल की पैदावार होती है, प्राचीन काल में ऐसा क्यों हुआ, प्राचीन काल में भारत में कभी पैदावार कम नहीं हो रही थी। पुराने समय में इवन 1958 तक आप देख लो, 1958 भारत में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की पैदावार हुई, उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ धान भी हुआ। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि एक चक्रीय क्रम चलता है। चक्रीय क्रम समझते हैं, एक सर्कुलर वे में, एक सर्किल में जब खेती होती है तो मिट्टी की फर्टिलिटी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ठीक, ऑटोमेटिकली बढ़ने बाद 1960 में बोला गया कि भारत में दमदार मतलब हरित क्रांति होने वाली है, भारत में रिवॉल्यूशन आने वाला है, भारत में ताबड़तोड़ खेती होने वाली है। लेकिन 1962 और 65 का जब वॉर हुआ तो भारत में खेती बाड़ी बर्बाद हो गई और 66 में भारत में सूखा पड़ गया। ठीक, क्यों हुआ, क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई। ठीक, अब जब भारत में कृषि की पैदावार कम होने लगी तो सरकारों ने भारत में फसल को उपजाने के लिए एक नया सिस्टम निकाला, इसको बोलते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर। झूमिंग एग्रीकल्चर में क्या हुआ मैं आपको बताऊं। झूमिंग एग्रीकल्चर में पहले वनों की कटाई होती है। सबसे पहले अब देखिए, अपने इलाके को छोड़ के किधर को आ गए, वन की तरफ आ गए, और वनों की कटाई, वनों को जम के काटा गया, काट के उनको जलाया गया, जलाकर उनके लैंड सरफेस पर जम के केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया गया और ताबड़तोड़ खेती की गई। इस काम को किया किन लोगों ने, इस काम को किया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों ने। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सबसे पहले बेवकूफ आते हैं कहां के, नागालैंड के। नागालैंड के लोगों ने खुद को बर्बाद कर लिया केवल पैसे की आड़ में, केवल उनको कमाना था, साधन था नहीं, ये करवाने लगे। तो नागालैंड, ध्यान रखिए, भारत में सबसे तेजी से घटने वाले जो वन है वो नागालैंड में है, समझ में आया। तो नागालैंड में क्या हुआ, नागालैंड में जो ट्राइबल रीजन थे जैसे नागा है, एओ है, अंगामी है, सेमा है, वहां पर क्या है, झूमिंग एग्रीकल्चर में वनों को काटा जाता था, वनों को काट के उनको जला दिया जाता है। जलाने से ही क्या होता है, आप खुद ही सोचिए, जब आपने वन को जलाना शुरू किया तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे केंचुआ, तो केंचुआ जैसे जो जीव है, जो फर्टाइल जीव है, जो फर्टिलिटी के कारण बन जाते हैं, वो मुश्किल से 2 या 3 मीटर नीचे ही पाए जाते हैं। जब वनों को जलाया गया तो वनों को जलाने से केंचुआ जैसे ये सब जो फर्टिलिटी बढ़ाने वाले जीव ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पहला कारण जमीन की फर्टिलिटी खत्म होने का, समझ में आया। उसके बाद जम के वहां केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। जब रासायनिक फर्टिलाइजर यूज होते हैं तो मिट्टी की उर्वरता उस समय एकदम बिल्कुल भगभगा के बढ़ती है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है कि एक ही प्रकार की फसल उगा रहे हैं, तो एक प्रकार की फसल उगाने की वजह से मिट्टी अपनी उर्वरता को ही छोड़ देती है। इसका बेसिक एग्जांपल मनुष्य के शरीर में बता दें आपको, अगर आप एक ही प्रकार की मसल आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तो होगा क्या, जब आप एक ही, आप मान लीजिए आप बाइसेप्स मारते हो, आप बाइसेप्स मारेंगे तो आपको लग रहा है बाइसेप्स बन रही है, बाइसेप्स बनना ही बंद हो जाएगी, जितनी है उतनी रहेगी। इसीलिए एक सर्कुलर वे में एक्सरसाइज की जाती है ताकि शरीर को रेस्ट भी मिले। मिट्टी में एक ही प्रकार की फसल को उगाने, और वो कैसी फसल, कैश क्रॉप के पीछे पागल होते हैं लोग। कैश क्रॉप, नकदी फसल उगाने जिससे पैसे ज्यादा मिल जाता है, तो कैश क्रॉप के चक्कर में इतना पागल हो जाते हैं ये लोग कि ये लोग एक ही प्रकार की जम के फसल उगाते हैं, नहीं उग रही, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, नहीं हो पा रहा, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, तो सरकार इनके ऊपर हाथ रख देती है कि हाँ उगा हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो वो ये और करते हैं, बाद में क्या होता है पता है, जमीन बन जाती है बंजर। फिर उस जमीन पर ना वन बचे, ना फसल बची, ना आपकी कमाई बची, सब कुछ खत्म हो गया। और इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसा काम हुआ कहां पर, इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसा काम हुआ कहां पर, नागालैंड में।
भारत में सबसे तेजी से वनों की घटने की जो प्रतिशत है वो नागालैंड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और किसकी वजह से? झूमिंग एग्रीकल्चर की वजह से। इवन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के एवरग्रीन फॉरेस्ट तक काट दिए गए। तो सोचिए आप, पहला नुकसान। अब दोबारा वहां वन तो लगेगा नहीं, एक पेड़ को विशाल होने में 20 साल लग गए, अब फॉरेस्ट को बनने में 30-40 साल लग जाते हैं। आपने देखा हो कई लोग भारत में ऐसा नाम आता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 55 साल निकाल दिए केवल एक फॉरेस्ट बनाने में। ऑब्वियसली लोगों ने अपनी जिंदगी खपा दी है यार, लेकिन एक इंसान सोचता है 100 उसका उल्टा सोचते हैं, उसको बेवकूफ कहते हैं कि वो बेवकूफ है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, वन लगा रहा है। अरे तुम्हारे लिए लगा रहा है, आगे की जनरेशन बर्बाद हो जाने वाली है। तो हुआ क्या कि ट्राइबल एरियाज की वजह से या ट्राइब्स के द्वारा पैसे कमाने के चक्कर में ये सब किया गया। अब उसमें होता क्या है कि इसकी वजह से सबसे पहला नुकसान मृदा अपरदन, मतलब सॉइल इरोजन, भूमिगत जल स्तर में कमी, ऑब्वियसली, ठीक, पानी नीचे जाने लगता है, लेवल नीचे जा रहा है। हर साल बोरिंग हो रही है, हर साल बोरिंग चलती है, होती है, फिर हम पानी का लेवल बढ़ा, वो पानी खींचने की कोशिश करते हैं, हर साल कम हो जाती है। पेड़ थे तो बाढ़ नहीं आ रही थी, अब बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, जैव विविधता में क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, जंगली जीवों के प्राकृतिक आश्रय स्थल का समाप्ति हो रही है। और यही कारण है कि दुधवा जैसे नेशनल पार्क में टाइगर निकल के लखीमपुर खीरी के शहरों में घूमते हैं। फिर जब टाइगर उतरता है, आप टाइगर के इलाके में जाके पेड़ काट रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पेड़ काट रहे हो, अब वो जानवर नहीं बोल रहा है। जब जानवर आ जाता है आपके इलाके तो भड़बड़ाते भागते हैं लोग, क्यों? कि भाई ये जानवर आ गया, टाइगर आ गया, टाइगर आ गया, है ना। वैसे तो बहुत टाइगर बनते हैं लोग अपने देश में, लेकिन जब टाइगर मार्केट में आ जाता है, फिर वो बोले ना बोले, वो तो अपनी मस्ती में चलता है, लेकिन लोग उसके पीछे आगे पीछे ऐसे भागते हैं कि मतलब जैसे उन्हीं को वो खाने वाला, और फिर वो धरता है, एक हाथ को पकड़ के ले जाता है। तो मिट्टी में एक ही तरीके की फसल को उपजाते रहने से क्या होगा? विशेष जो पोषक तत्व हैं, जो फर्टाइल जो मटेरियल है मिट्टी में, उसका अभाव हो जाता है एवं उनकी प्राकृतिक उर्वरता, नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या? ये है आपका झूमी खेती। इस कृषि पद्धति से वन्य क्षेत्र का व्यापक विनाश होता है और इससे संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। इनको हम बोलते हैं क्या? झूमिंग एग्रीकल्चर, या इनको हम बोलते हैं झूमिंग खेती। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका कौन सा?